Hello everyone, welcome back to Study with Soumya. I hope you are doing great and your CS executive preparation is on track. This is part 5 of our copyright law series under ECIPL. In the previous lecture, we completed sections 18, 19, and 19A, where we understood assignment of copyright, mode of assignment, and disputes relating to assignment, along with important case law and exam oriented points. Now, in today's lecture, we are starting another very important topic, that is licenses under Copyright Act. Many students get confused between assignment and license, but don't worry. By the end of this lecture, you will clearly understand the difference with easy examples, practical scenarios, and memory tricks. So keep your book ready and let's begin with licenses under Copyright Act. Let us first understand the meaning of license. लेट्स से आपके पास एक बाइक है, आप बाइक के ओनर हो। आप अपने फ्रेंड को बोलते हो कि आप मेरी बाइक एक दिन के लिए यूज़ कर लो। अब बताओ, क्या आपने बाइक की ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी? नो, आप अभी भी ओनर हो, आपने सिर्फ बाइक यूज़ करने की परमिशन दी है। यही कॉन्सेप्ट कॉपीराइट में भी होता है। लाइसेंस मीन्स परमिशन टू यूज़ द कॉपीराइट। ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, सिर्फ परमिशन मिलती है। ये असाइनमेंट और लाइसेंस का सबसे बड़ा डिफरेंस है। चैप्टर 6 सेक्शंस 30 टू 32B लाइसेंसेस से डील करता है। सारे सेक्शंस नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड इट्स ओवरव्यू। इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स की लाइसेंसेस दी गई हैं, लाइक लाइसेंस बाय कॉपीराइट ओनर, कंपल्सरी लाइसेंस, स्टैट्यूटरी लाइसेंस, लाइसेंस फॉर ट्रांसलेशन, रिप्रोडक्शन एंड टर्मिनेशन। सबसे पहले हम सेक्शन 30 पढ़ते हैं, बाकी सेक्शंस हम लेटर ऑन कवर करेंगे। सेक्शन 30 लाइसेंसेस बाय ओनर ऑफ कॉपीराइट। ऑथर या कॉपीराइट ओनर के पास अपने वर्क के एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं। एक्सक्लूसिव राइट का मतलब क्या हुआ? सिंपली इट मीन्स कि सिर्फ ओनर डिसाइड करेगा कि कौन उसका वर्क यूज़ करेगा, कैसे यूज़ करेगा, कब यूज़ करेगा और किस कंडीशन पर यूज़ करेगा। ये डिसीजन किसी और का नहीं, सिर्फ कॉपीराइट ओनर का होता है। लेट्स से आपने एक ऑनलाइन कोर्स बनाया, उस कोर्स का कॉपीराइट आपके पास है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके पास आती है और कहती है, हमें अपना कोर्स 6 मंथ्स के लिए यूज़ करने की परमिशन दे दो। अगर आप परमिशन दे देते हो तो ये लाइसेंस होगा, ओनरशिप अभी भी आपके पास ही रहेगी। व्हाट डज सेक्शन 30 से? सेक्शन 30 कहता है कि कॉपीराइट ओनर किसी भी पर्सन को अपने कॉपीराइट का कोई इंटरेस्ट लाइसेंस के थ्रू ग्रांट कर सकता है। दैट मीन्स वो किसी को परमिशन दे सकता है कि बुक पब्लिश करो, सॉन्ग यूज़ करो, सॉफ्टवेयर यूज़ करो, मूवी दिखाओ, लेकिन ओनरशिप उसी के पास रहेगी। लाइसेंस मस्ट बी इन राइटिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइसेंस राइटिंग में ही होना चाहिए, ओनर या उसका ड्यूली ऑथराइज एजेंट के सिग्नेचर के साथ, एग्जैक्टली सेक्शन 19 की तरह। लॉ यहाँ भी रिटन डॉक्यूमेंट चाहता है ताकि फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो। लेट्स से एक म्यूज़िक कंपोज़र ने सिर्फ फ़ोन पे बोल दिया, ठीक है आप मेरा सॉन्ग यूज़ कर लो, और बाद में डिस्प्यूट हो गया, तो आप प्रूफ कैसे करोगे? इसीलिए लॉ कहता है कि लाइसेंस भी रिटन में होनी चाहिए। लाइसेंस ऑफ फ्यूचर वर्क। डू यू रिमेंबर हमने असाइनमेंट में भी फ्यूचर वर्क पढ़ा था? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है। अगर लाइसेंस किसी फ्यूचर वर्क के लिए दिया गया है तो लाइसेंस इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होगा। लाइसेंस तभी इफेक्टिव होगा जब वो वर्क एक्चुअली एग्जिस्टेंस में आ जाए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक ऑथर पब्लिशर से कहता है कि जो मेरी नेक्स्ट बुक होगी उसको पब्लिश करने की परमिशन मैं आपको आज ही देता हूँ। बुक अभी लिखी नहीं है, तो लाइसेंस कब इफेक्टिव होगा? जब बुक कंप्लीट हो जाएगी, उससे पहले नहीं। वी हैव वन मोर टॉपिक हेयर, दैट इज़ अबाउट लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मान लो फ्यूचर वर्क की लाइसेंस किसी पर्सन को दी गई, लेकिन वर्क कंप्लीट होने से पहले ही लाइसेंसी की डेथ हो गई। अब क्या लाइसेंस ख़त्म हो जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। लॉ सेज कि अगर लाइसेंस में कुछ और नहीं लिखा है तो उस पर्सन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स उस लाइसेंस का बेनिफिट ले सकते हैं। बट वाई हैज़ लॉ मेड दिस प्रोविजन? अब सोचो, अगर हर बार लाइसेंसी की डेथ होते ही लाइसेंस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाए तो अननेसेसरी डिस्प्यूट्स और लॉसेस होंगे। इसलिए लॉ कंटिन्यूटी मेंटेन करता है।
अब इसको समझते हैं इन कनेक्शन विद असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है ओनरशिप ट्रांसफ़र और लाइसेंस का मतलब होता है सिर्फ परमिशन। ओनरशिप ओनर के पास ही रहती है, बस यही डिफरेंस आप याद रखो सो एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 31 कंपल्सरी लाइसेंस इन वर्क्स विद हेल्प फ्रॉम पब्लिक। कंपल्सरी लाइसेंस। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, अगर कॉपीराइट ओनर किसी वर्क का ओनर है तो क्या वो हमेशा अपनी मर्जी से किसी को भी मना कर सकता है? नॉर्मली हाँ, क्योंकि कॉपीराइट एक एक्सक्लूसिव राइट है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में लॉ कहता है कि अब सिर्फ ओनर की मर्जी नहीं चलेगी और इसी एक्सेप्शन को कहते हैं कंपल्सरी लाइसेंस। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन। कंपल्सरी का मतलब क्या होता है? जब लॉ किसी काम को मैंडेटरी बना दे, दैट इज ओनर चाहे या ना चाहे लॉ उसे लाइसेंस देने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन ये हर केस में नहीं होता, सिर्फ स्पेशल सिचुएशंस में होता है। व्हाई हैज़ लॉ मेड दिस प्रोविजन? अब सोचो, मान लो एक ऑथर ने बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशनल बुक लिखी, बुक पब्लिश भी हो गई, स्टूडेंट्स इस बुक को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऑथर बिना किसी वैलिड रीज़न के बोलता है कि मैं अब इस बुक को दोबारा पब्लिश ही नहीं करूँगा। उसका रिजल्ट स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं मिलेगी, सोसाइटी का लॉस होगा। इसलिए लॉ पब्लिक इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। सेक्शन 31 कब अप्लाई होगा? ये सेक्शन तभी अप्लाई होगा जब कॉपीराइट पीरियड चल रहा हो और वर्क पहले पब्लिश या पब्लिक में परफॉर्म हो चुका हो। दैट इज़ ये कम्प्लीटली अनपब्लिश्ड वर्क के लिए नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट सिचुएशन। ओनर रिफ्यूजेस टू रीपब्लिश और अलाउ पब्लिक परफॉर्मेंस। अगर कॉपीराइट ओनर वर्क को दोबारा पब्लिश करने से मना कर दे या पब्लिक परफॉर्मेंस की परमिशन ना दे और इस वजह से वर्क पब्लिक तक पहुंच ही ना पाए तो कंप्लेंट की जा सकती है। सेकेंड सिचुएशन, ओनर रिफ्यूजेस ब्रॉडकास्टिंग। अगर ओनर रीजनेबल टर्म्स पर ब्रॉडकास्ट की परमिशन भी रिफ्यूज़ कर देता है तो भी कंप्लेंट की जा सकती है। लेट्स से एक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री है, टीवी चैनल उसे ब्रॉडकास्ट करना चाहता है, ओनर बिना किसी प्रॉपर रीज़न के हर बार मना कर देता है। रिजल्ट, पब्लिक उस डॉक्यूमेंट्री को देख ही नहीं पाती। यहाँ भी सेक्शन 31 अप्लाई हो सकता है। बट हु डिसाइड्स? क्या कंप्लेंट आते ही लाइसेंस मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। डिसीजन कौन लेगा? कमर्शियल कोर्ट। कोर्ट पहले कॉपीराइट ओनर को एक अपॉर्चुनिटी देगी, उसको सुनेगी, इंक्वायरी करेगी और फैक्ट्स चेक करेगी। नाउ वन इम्पॉर्टेंट कंडीशन, कोर्ट एक ही चीज़ देखेगी, क्या ओनर का रिफ्यूज़ल रीजनेबल था? अगर रिफ्यूज़ल जेन्युइनली जस्टिफाइड है तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर रिफ्यूज़ल अनरीजनेबल है तो कोर्ट एक्शन ले सकती है। व्हाट कैन द कोर्ट डू? अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए कि रिफ्यूज़ल अनरीजनेबल है तो कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स को डायरेक्शन देगी कि इस पर्सन को कंपल्सरी लाइसेंस इशू करो। दैट इज़ अब ओनर की परमिशन के बिना भी लॉ के थ्रू लाइसेंस मिल सकता है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉ ओनर के राइट्स को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं करता। अगर कंपल्सरी लाइसेंस दी भी जाती है तो ओनर को कॉम्पेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी और पेमेंट मिलेगा। दैट इज़ ओनर को बिना पेमेंट के उसका वर्क यूज़ किया नहीं जा सकता। लेट्स से एक प्रोफेसर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च बुक लिखी, बुक मार्केट से हटा दी, कोई वैलिड रीज़न भी नहीं है। स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज़ उस बुक को यूज़ करना चाहते हैं। कंप्लेंट कमर्शियल कोर्ट के पास गई, कोर्ट ने इंक्वायरी करी, कोर्ट को लगा रिफ्यूज़ल अनरीजनेबल है। कोर्ट ने रजिस्ट्रार को बोला कि लाइसेंस इशू करो, पब्लिशर बुक पब्लिश करेगा और प्रोफेसर को प्रॉपर कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा। सो लॉ ने दोनों का बैलेंस मेंटेन किया, पब्लिक इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हुआ, कॉपीराइट ओनर को पेमेंट भी मिली। वाई हैज़ लॉ मेड दिस रूल? अब सोचो, कॉपीराइट का पर्पस सिर्फ ऑथर को रिवॉर्ड देना नहीं है, सोसाइटी को नॉलेज, एजुकेशन और क्रिएटिविटी का बेनिफिट मिलना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसी बैलेंस के लिए सेक्शन 31 बनाया गया।
So, with this, we have completed another very important topic under Copyright Act, that is Section 30, licenses by the owner, and Section 31, compulsory license. I hope this lecture made the topic of licenses much easier to understand. If you found this session helpful, don't forget to like the video, share it with your CS executive friends, and subscribe to my channel because we are covering the complete ECIPL in the simplest and the most exam-oriented way. If you have any doubts, drop them in the comments below. And if you join my CS Executive classes or mentorship program, simply comment hi. In the next lecture, we'll continue with another important topic, that is compulsory license in unpublished and published works, where we will understand when the law allows the use of works that are not easily available to the public. Till then, keep studying, keep revising, and happy studying.